हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय विपिन दीवान में। तो स्टूडेंट्स, कल हमने आपके लिए जो वीडियो है वो बनाना शुरू किया था, जो हमारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, और इसमें हमने आपको कल जो कूलम्स लॉ है वो बताया था। आज हम पढ़ते हैं कूलम्स लॉ, दोबारा से इसको पढ़ते हैं कूलम्स लॉ। लेकिन आज जो कूलम्स लॉ है वो पढ़ेंगे अगर दोनों चार्जेस जो हैं हमारे उनके अराउंड कोई मीडियम हो, और मीडियम भी कैसा बेटा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अब ये डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं? देखो, डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटर्स का ही टाइप है। इंसुलेटर्स की ही एक कैटेगरी होती है जिसको हम डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। जो प्योर इंसुलेटर होते हैं और डाइलेक्ट्रिक होते हैं उनमें ये फ़र्क है, ये डिफरेंस है कि जो प्योर इंसुलेटर होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर कोई भी इलेक्ट्रिक बिहेवियर शो नहीं करते हैं। या हम कह सकते हैं कि जो प्योर हमारा जो इंसुलेटर होगा, अगर उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, मतलब जहाँ चारों तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो उनकी सरफेस पे कोई भी किसी भी तरह के चार्ज प्रोड्यूस नहीं होंगे। लेकिन जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होंगे, डाइलेक्ट्रिक वो इंसुलेटर होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर वो इलेक्ट्रिक बिहेवियर शो करते हैं, या उनकी जो सरफेस है उस पर चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं। अब ये इंडक्शन क्या है, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट जो चैप्टर आएंगे उनमें बात करेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो कि डाइलेक्ट्रिक एक तरह से इंसुलेटर्स की ही एक कैटेगरी है। कुछ स्पेसिफिक जो इंसुलेटर होते हैं वो डाइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करते हैं। तो खैर, अब इसमें आगे अपना जो टॉपिक है उसको हम कंटिन्यू करते हैं कि सपोज़ हमारे पास में दो चार्ज हैं, जो हमने कल बताया था आपको कि Q1 और Q2 दो हमने चार्ज लिए हुए हैं, और इनके बीच का कुछ डिस्टेंस है, मान लेते हैं R, और इनके अराउंड जो मीडियम है हम यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई मीडियम यहाँ पे भरा हुआ है, कोई मीडियम यहाँ पे रखा हुआ है, विच इज़ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अब कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो होता है उसका अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ये भी मैं आपको आज ही समझाऊंगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, क्या इसका फॉर्मूला है। लेकिन अभी के लिए आप मान लो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम कहाँ से लिखते हैं, K से लिखते हैं। तो इसमें जो फॉर्मूला हमारा आएगा, कूलम्स लॉ का जो फॉर्मूला होता है, जो कल हमने पढ़ा था, वो था F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। लेकिन ये फॉर्मूला तब काम करता है जब इनके अराउंड या इनके जो बीच में मीडियम है हमारा वो वैक्यूम हो। लेकिन अगर वैक्यूम नहीं होगा, अगर मीडियम हमारा कैसा होगा, डाइलेक्ट्रिक होगा, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है हमारा उसमें कुछ चेंजेस हो जाएंगे। जैसे एप्सिलॉन नॉट के साथ में आ जाएगा K, केवल एप्सिलॉन नॉट नहीं रहेगा, साथ में क्या आ जाएगा, यहाँ पे K आ जाएगा, इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R², और इसको मैं लिख दूंगा F'। तो ये डाइलेक्ट्रिक रखने पे फोर्स है और ये वैक्यूम में फोर्स है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इस फॉर्मूले को लिखने का एक और तरीका है। इसको बताने से पहले मैं एक बार आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बता ही देता हूँ। जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये एक रेशो होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये रेशो होता है हमारा। अब इसमें एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन जो भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने रखा है, सपोज हमने इसके बीच में जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा है, सपोज वो पेपर है, पेपर जो हम कॉपी में जो पेपर यूज करते हैं वो मान लेते हैं, तो उस पेपर का ये जो एप्सिलॉन है ये उस पेपर की परमिटिविटी होगी। मतलब ये जो है परमिटिविटी है, एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जो भी मीडियम हमने रखा है। एप्सिलॉन नॉट आपने कल भी पढ़ा था, दिस इज द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस। वैक्यूम भी कह सकते हैं, फ्री स्पेस भी कह सकते हैं। तो ये फॉर्मूला अपना बन गया। इसको बेटा जो K है, K को एक और तरीके से लिखा जाता है, K को हम एप्सिलॉन R भी बोलते हैं।
के का ही दूसरा नाम है एप्सिलॉन आर, विच इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी। तो एप्सिलॉन आर या के दोनों जो है एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, इसी को हम एप्सिलॉन आर भी बोलते हैं। तो जो हमारा फॉर्मूला है वो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो ये के ही है, इसी को हम एप्सिलॉन आर ही बोलते हैं। ये क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं उनके लिए, कि सपोज आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्ज़ाम में ये पूछ लिया डिफाइन द रिलेटिव परमिटिविटी। अब परमिटिविटी से बच्चे जो है कंफ्यूज जाते हैं कि ये एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट है, लेकिन रिलेटिव परमिटिविटी जो है दैट इज़ के को ही हम रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन बनती है के की या एप्सिलॉन आर की, वो सेम फॉर्मूला है, सेम डेफिनेशन होती है। कैसे डिफाइन कर देंगे? इट इज़ द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और आपको बता दें कि जो के है हमारा, के या फिर दूसरा इसका क्या नाम है एप्सिलॉन आर, इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये हमेशा एक से ज़्यादा होता है। 1 जो होता है ये एयर के लिए होता है, या एयर के लिए मान लेते हैं रफली, लेकिन 1 जो है ये एक्चुअल में वैक्यूम के लिए होता है। एयर के लिए 1.00 समथिंग शायद 8 कुछ है, तो ये आप देख लेना। अदरवाइज जैसे वाटर है तो वाटर के लिए ये 79, 80, 81 इसके अराउंड होता है। तो के और एप्सिलॉन नॉट आर जो होते हैं इनकी वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होती है, ग्रेटर देन 1, कभी भी 1 से कम नहीं होती है। और एक चीज़ आपको और बता दूं मैं कि के की जो वैल्यू होती है वो इन्फिनिटी होती है फॉर कंडक्टर। अगर कोई कंडक्टिंग मटेरियल जैसे मेटल होती है कोई, तो अगर कोई मेटल होगी तो मेटल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी होती है दैट इज़ इन्फिनिटी। तो ध्यान रखेंगे बेटा कि के कभी भी 1 से कम नहीं होता है, मिनिमम 1 होता है। 1 भी होता है वैक्यूम के लिए, और रफली एयर के लिए भी 1 ही मान लेते हैं हम। अदरवाइज किसी और मीडियम के लिए अदर देन एयर कोई भी मीडियम हमारा होगा, फॉर दैट मीडियम के इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1, एंड फॉर कंडक्टिंग मीडियम के इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। चलो, अब इधर से हमने डिस्कशन कर लिया, के हमने अच्छे से समझ लिया क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं एक बार कि अगर ये वाला जो फॉर्मूला हमारा है, यहाँ से तुम देख सकते हो कि इस फॉर्मूले से मैं लिख सकता हूँ एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू के। अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ तो यहाँ पे जो लिखा है ना ये एप्सिलॉन नॉट इंटू के, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो ये डिफरेंट वेज हैं इसको लिखने के कि मीडियम में जो फोर्स लगता है बिटवीन 2 चार्जेस उसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और क्योंकि के की वैल्यू, क्योंकि के का दूसरा नाम, के को दूसरे तरीके से हम के की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हैं। तो यही फॉर्मूला ऐसे भी लिखा मिल सकता है आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू के की जगह एप्सिलॉन आर इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये डिफरेंट वेज हैं जो हमारा फॉर्मूला है उसको लिखने के। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये तब लगेगा जब चार्जेस के बीच में वैक्यूम होगा या फिर एयर होगी। और एयर और वैक्यूम के अलावा अगर कोई भी मीडियम होगा तो या तो हम यहाँ पे साथ में के लिखेंगे या एप्सिलॉन आर लिखेंगे या ओनली एप्सिलॉन लिखेंगे। तो ये हमारे जो है फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूला हमारा लगता है जब चार्जेस के बीच में कोई मीडियम इंट्रोड्यूस करते हैं हम। अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि फोर्स कब ज़्यादा होगा, वैक्यूम में फोर्स ज़्यादा होगा या डाइलेक्ट्रिक मीडियम में। तो मैं इसको इससे डिवाइड करके देख लेता हूँ। व्हेन एफ डैश इज़ डिवाइडेड बाय एफ, ये पूरी क्वांटिटीज़ कैंसिल आउट हो जाती है। यहाँ पे पूरी क्वांटिटी आप अगर डिवाइड करेंगे आप देखेंगे कैंसिल आउट हो जाएगी। एफ डैश के सामने बचेगा 1/k और नीचे कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि पूरी ये जो क्वांटिटी है इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। तो एफ डैश इज़ इक्वल टू 1/k इंटू एफ, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ इज़ इक्वल टू के इंटू एफ डैश।
अगर मैं इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा देता हूँ तो ये ऐसे आ जाएगा। और यहाँ से बिकॉज k इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन देयरफॉर आई कैन राइट f इज ग्रेटर देन f डैश। देयरफॉर फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड इन वैक्यूम और एयर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द फोर्स एक्टिंग बिटवीन दोज चार्जेस व्हेन सम मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन देम। तो ये मीडियम रखने का मतलब मीडियम को रखने से, मीडियम को इंट्रोड्यूस करने से ये फ़र्क पड़ जाता है कि जो फोर्स है हमारा वो कम हो जाता है। एयर में फोर्स ज़्यादा है, इट इज़ ग्रेटर देन फोर्स एक्टिंग बिटवीन द चार्जेस व्हेन सम मीडियम इज़ प्लेस्ड बिटवीन देम। तो ये हमारी जो वीडियो है ये यहीं पे हम इसको ख़त्म करते हैं। इसके बाद हम आपके लिए वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो है वो लेके आएंगे कूलम्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म होता है वो। थैंक यू।